हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 साइंस का। इसमें क्लास 9 के नोट्स होंगे प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्टेड। चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स के साथ बहुत कंफ्यूज होते हैं, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है। तो वो दोनों वर्ड्स हम क्लियर करके समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। लाइक इस यूनिवर्स में जो भी दो बॉडीज हैं आपस में, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो उनको अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होती कि दूर दूर कर दे। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, बॉटल है या बॉल है, उन दोनों को दूर नहीं करेगी, एकदम मैग्नेट की तरह जैसे पास होता है वैसी वाली फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन इज वीक। लेकिन जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो वीक ही होती है। आप देखते हो कि अगर आपके घर में नॉर्मल एक जगह पे बॉटल रखी है, पेन रखा है, तो वो आपस में आके चिपक नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है उन दोनों के बीच में वो बहुत वीक है। और वैसे भी ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो वीक होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द टू बॉडीज दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों दो चीज़ें आपस में ऐसे ही जो रखी हैं आपकी सराउंडिंग्स में वो आपस में क्यों नहीं चिपक जाती। वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पे, कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है। अभी हम सब रह रहे हैं अर्थ में, ठीक है, और हर जैसे अर्थ है, किसी कोई भी प्लेनेट है, उसका हर किसी का अलग ग्रेविटी होता है। ठीक है, वैसे ही अर्थ और उसके ऊपर रखे हुए कोई भी ऑब्जेक्ट, उन चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ले लो, कोई मिसाइल ले लो, कुछ भी ले लो, उनका मास हमेशा अर्थ के मास से कम ही रहेगा। इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, और इसीलिए जो अर्थ के जो ऊपर ऊपर चीज़ें हैं, आप सब लोग अर्थ से चिपके हुए हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और वो मास पे डिपेंड करता है, और जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है हम लोगों से, इसलिए हम लोग अर्थ से अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, अर्थ पे ही रहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी एक्ट करती है अर्थ पे। ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें आपस में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल है, बाइक है, वो आपस में आके नहीं चिपक जाती, क्योंकि इनका मास जो है वो अर्थ से कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थ से बहुत ज़्यादा है साइकिल का मास और बाइक का कम है, तो अर्थ जो साइकिल है वो अर्थ से भी चिपकी हुई है, बाइक से भी चिपकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि अभी जो आपकी साइकिल है उसका जो मास है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है जिसका मास कम है, एंड देन फिर बाइक है जिसका मास कम है। तो अब क्या होगा, जो ये बाइक और अर्थ है ये दोनों साइकिल से चिपके रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बाइक और जो बाइक और अर्थ है ये भी आपस में अट्रैक्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका मास साइकिल से बहुत कम है। इसलिए साइकिल से तो चिपके रहेंगे बट ये आपस में नहीं चिपके रहेंगे। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन होता है कि जो भी दो बॉडीज जो है इस यूनिवर्स में है उनके बीच में क्या ग्रेविटेशन फोर्स होता है। हर प्लेनेट पे जो होते हैं ग्रेविटी अलग होती है। अभी मैं बार बार ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रही हूँ जब भी मैं प्लेनेट बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम स्पेशली अर्थ की बात करते हैं कि जो भी ग्रेविटेशन में हमने अभी बात किया कि दो बॉडीज आती हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जब भी मैं ग्रेविटी की बात करती हूँ उसमें से एक बॉडी आपकी रह गई क्या? अर्थ। ठीक है, जिसका मास सबसे ज़्यादा है, मतलब इस दुनिया, इस अर्थ पे, इस गोले पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे ज़्यादा मास जो है वो अर्थ का है। इसलिए जब भी ग्रेविटी वर्ड आएगा तो वो हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट पे होगा, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बात करेगा। जितनी भी चीज़ें अर्थ पे वो अर्थ के मास से रिलेटेड है, इसीलिए उसको ग्रेविटी कहते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी ये है, मून की ग्रेविटी ये है। ठीक है, और यहाँ पे बस आपको एक बात याद रखनी कि मास का रिलेशन ग्रेविटेशन से बहुत अच्छे से है, तो अभी आगे आएगा। ठीक है, जब हम मून पे ग्रेविटी निकालेंगे कितनी होती है उसके मास के हिसाब से। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे एक और फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने समझ लिया, अब आता है सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट, ऑब्वियसली बात है अगर आप गोल घुमाओगे तो उसका कुछ एक सेंटर होगा। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो वो कैसे करता है मूव? इसी सेंट्रिपिटल फोर्स के हेल्प से करता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी स्टोन आपने रस्सी में बांधा एंड उसको आप गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट से इस तरफ अंदर की तरफ एक सेंट्रिपिटल एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, एंड इसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम गैस करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ से इस तरफ से होगी, इधर होगी।
ठीक है। एंड जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो अंदर सेंटर की तरफ होगा, मतलब वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा फोर्स जो कि एक्सेलरेशन में बॉडी को हेल्प करता है मूव करने में, ठीक है, एक प्रॉपर एक्सेलरेशन में सर्कुलर पाथ में और सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो लगता है, उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर का मतलब सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, कि जो सेंटर मतलब सर्कुलर पाथ बनाए रखे। Absence of this force, stone flies off along a straight line will be a tangent to the circular path. अब ये फोर्स अगर नहीं हुई तो क्या होगा, ठीक है। जैसे ही ये फोर्स खत्म हुई तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटर, ये जो मैंने लाइन बनाई थी, ये वाली लाइन कैंसिल कर दो, ठीक है। बस ये वेलोसिटी वाली लाइन रहने दो। तो अब क्या होगा, अब ये फोर्स हट गया, ठीक है। तो अब ये जो स्टोन है वो सीधा मतलब इधर से इधर टेंजेंट बनाए। टेंजेंट क्या होता है कि एक सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उस पॉइंट पे एक सीधी लाइन, मतलब ऑब्जेक्ट ही ले लो, कुछ भी ले लो, उस पर अगर एक एग्जैक्ट सीधी लाइन बनाओगे तो वो एक पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसी को टेंजेंट कहते हैं, जो एक पॉइंट पे टच करती है। जब भी किसी भी जगह पे बनाओ, मैं अगर इधर बनाऊंगी तो इन्फिनाइट टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये फोर्स नहीं होगी तो फोर्स हटा दो आप, ये रेड वाली लाइन हटा दो, तो जो ये स्टोन है आपका ये सीधा एक ही डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है, टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है। अब जैसे मान लो ये स्टोन यहाँ पे है तो इसका टेंजेंट इस तरफ है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो ये स्टोन इस तरफ निकल जाएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये लाइन का मतलब हमने ऊपर ऑलरेडी समझ रखा है, ठीक है। बस ये एक न्यू फॉर्मूला इधर से आता है, वो हमें देखना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किस फोर्स के साथ, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो पूरे यूनिवर्स में ये फॉलो होता है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, जो कि मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं इनका मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, ठीक है, मास 1 एंड मास 2 कंसिडर कर लेते हैं। सो इन दोनों जो मासेस का प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फोर्स के, ठीक है। तो ये जो फोर्स है विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, अगर उस डिस्टेंस का हम स्क्वायर कर दें तो ये फोर्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे आगे द फोर्सेज अलोंग द लाइन। अब फॉर एग्जाम्पल ये है ए ऑब्जेक्ट, ये है बी ऑब्जेक्ट एंड इनके सेंटर से हम डिस्टेंस लेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये इनके सेंटर से डिस्टेंस है डी, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हमें निकालना है। एक ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम एंड बी ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। तो इन दोनों मासेस का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों जो ऑब्जेक्ट है इनके दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। फिर हमने एक और लाइन पढ़ी कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दें, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे एक और ये ले आए, ठीक है, इसी के आगे अगर हम m इंटू एम लिख दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो अभी भी रहेगा एंड जो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी का स्क्वायर, एंड ये जो डी है ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, एंड फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसको हमने एफ माना है। तो अब हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, क्योंकि इस तरीके से तो क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं होते। आपने हमेशा देखा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो इज इक्वल्स टू का साइन लगता है, ठीक है। तो अच्छे से आसानी से सॉल्व हो पाए, हमारा जो आंसर आ सके, फोर्स कितना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, इसलिए हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे एंड इसकी जगह हम जी लगा देंगे, कैपिटल जी, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि कैपिटल जी ही यूज़ करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आगे अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल जी। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी हम लगा देंगे एंड बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, कैपिटल जी को अगर हम इस तरफ अकेला छोड़ दें और डी को उस तरफ ले जाएं एंड एम वही चीज़ कि जी इस तरफ रह गया, बाकी सब चीज़ इधर चली गई, तो ये फॉर्मूला बन सकता है अगर आपको फोर्स का निकालना है या फिर आपको जी। इस जी को कहते क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमेशा वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। आपको हो सकता है क्वेश्चन में मास दिया हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस उनके बीच में दिया हो, लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रहती है वो फिक्स रहती है, ओके। और इसकी एसआई यूनिट यानी ये जो जी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कैसे हुआ आपको पता ही है, यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन। जो यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा किस में नापा जाता है, मीटर, एंड यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मीटर स्क्वायर, एंड दोनों मासेज हैं वो हमेशा किलोग्राम में लिया जाएगा, और ये दो हैं इसलिए केजी स्क्वायर। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे स्लैश यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको कोई माइनस का साइन नहीं लगाना होगा। अगर आप स्लैश नहीं यूज़ करते हो तो केजी -2 लगाना ज़रूरी है,
अच्छा, अब बात करते हैं कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आपका सवाल है कि इसको याद करना पड़ेगा तो हाँ, इसको आपको याद करके रखना है, ये सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। ओके, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, क्या हेल्प करता है ये। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ से जुड़े हुए हैं। अर्थ से जुड़े हुए ऐसे हैं कि हाँ, हम ज़मीन पे हैं, कोई भी चीज़ उड़ नहीं रही है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, एंड अर्थ भी जो है, अर्थ के अराउंड जो मून है वो भी इसी की वजह से, इसी यूनिवर्सल लॉ की वजह से, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ये फॉलो होता है। ओके, अर्थ का मास ज़्यादा होता है, मून का कम होता है, इसलिए जो है मून अर्थ के आसपास घूमता है। एंड ये अभी आप अर्थ के अंदर की बात कर लो, अभी आप यहाँ पे दूसरे ही इंपॉर्टेंस में आपने अर्थ के बाहर की बात की, तो ये पूरे यूनिवर्स में ये लॉ फॉलो होता है, इसलिए हम सारे लेंगे। जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, जो टाइड वेव्स मून की वजह से, जो है मून और सन की वजह से ये जो टाइड वेव्स हमारे अर्थ पे बनती हैं, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंस है, आपको याद रखनी है चारों की चारों। अब देखते हैं फ्री फॉल क्या है। नाम से ही पता लग रहा है, जस्ट फ्री फॉल कर देना, मतलब अपने हाथ से जब आप ऊपर से कोई चीज़ छोड़ देते हो। बट ये कॉन्सेप्ट उतना आसान नहीं है फिजिक्स में जितना आप समझ रहे हो। व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व इज नोन एज अ फ्री फॉल। अब क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को गिरा देते हो आप ऊपर से, ठीक है, एंड वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है अर्थ की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड वो ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्ट अकेले आ रहा है, वो अपने साथ एक एक्सेलरेशन लेके आ रहा है, ठीक है। पहले उसका एक्सेलरेशन कुछ था, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। इसी को फ्री फॉल कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके हाथ में, जब आप ऊपर खड़े थे तो आपके हाथ में था पत्थर, वो पत्थर कोई मूव नहीं कर रहा था, तो उसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी, यानी उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी। कब? t=0 पे, यानी जब वो आपके हाथ में था, ठीक है। अभी जैसे ही आपने उसको छोड़ा, 1 सेकेंड हुआ, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। अब आप देख रहे हो यहाँ 9.8, 19.6, 29, मतलब जैसे ही ये धरती के करीब जाते जा रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एंड आपने देखा भी होगा कि कोई भी चीज़ आप बिल्डिंग से फेंको तो उसकी स्पीड जो है नीचे जाके बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से गिरता है वो, क्योंकि अर्थ उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बहुत तेज़ी से खींचता है, इसीलिए यहाँ पे जाके ये 49 मीटर पर सेकेंड की हो गई, ठीक है। तो ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 थी जब ये आपके हाथ में था, ठीक है, तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे आपने सिर्फ नीचे फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। ओके, फ्री फॉल में क्या होता है, द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फ्री फॉल में, मतलब हम स्पेसिफिकली अभी यहाँ फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल में जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, ठीक है, आसपास के किसी ऑब्जेक्ट की नहीं। जैसे उस पत्थर के पास तो ये पहाड़ भी है ना, वो भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है, बट नहीं, हम यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से लग रहा हो। ग्रेविटी किसकी वजह से होती है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ, और कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ग्रेविटी वर्ड हम यूज़ करते हैं एक जिसमें एक का मास तो अर्थ ही रहेगा, फिक्स है, ठीक है, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। तो जब आप फ्री फॉल करते हो तो जो कोई भी स्टोन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, एंड वो एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए ये इसका नाम ही यही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल जी से आप डिनोट करते हो। आप इसको ये भी बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एक तरीके से बस कंक्लूजन यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट कुछ एक्सेलरेशन गेन कर रहा है फ्री फॉल होते वक्त। द यूनिट ऑफ द जी इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, एंड जो जी की यूनिट है वो एक्सेलरेशन जैसी ही है, बिल्कुल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा है कि मतलब न्यूटन्स के, कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो जी है, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की जगह जी रख दिया है। ओके, अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन टी स्क्वायर, इसमें हमने फोर्स की जगह mg रख दिया, ठीक है। एंड यहाँ से आ गई आपकी g की वैल्यू, ये m से ये m कैंसिल, ठीक है, तो ये g की वैल्यू आ गई कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कैपिटल G और स्मॉल g अलग होते हैं। कैपिटल G होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड जो स्मॉल g होता है वो अलग होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दोनों g की वैल्यूज अलग होती हैं, एंड दोनों g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब कैसे कांस्टेंट रहती है? जैसे इस g की तो आपने देखा है 6.673 करके। As the radius of the earth increases from the poles to the equator, the value of the g becomes greater at the pole than at the equator. अब यहाँ पे होता क्या है? ये है आपका अर्थ।
एंड यहाँ पे ये जो आप एक मास देख रहे हो ये किसका है, ये अर्थ का ही है, ठीक है। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। तो अब ये अर्थ है, अर्थ का एक होता है पोल वाली जगह, एक होती है इक्वेटर वाली जगह। अर्थ का रेडियस बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आने लगते हो, ठीक है। पोल्स जो है कुछ इस तरीके का आप देखोगे अर्थ का शेप, ओके। जहाँ पे जो इक्वेटर का रेडियस है, मतलब इक्वेटर से आप सेंटर का रेडियस लोगे, वो ज़्यादा है रेदर देन पोल्स। द वैल्यू ऑफ द जी, और इसीलिए जो वैल्यू ऑफ जी है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है देन एट द इक्वेटर, इक्वेटर से ज़्यादा। अब ऐसा क्यों बोलोगे, क्योंकि सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब रेडियस जो है इक्वेटर का ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू है जी की वो पोल्स की ज़्यादा है। ऐसे क्यों, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस जितना ज़्यादा हुआ, अभी जैसे हम इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर का रेडियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। और अगर रेडियस जैसे पोल्स का कम होता है, ठीक है, तो जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम। अब यहाँ पे हम कैपिटल जी की वैल्यू रखी 6.7 × 10⁻11 एंड मास भी रखा एंड देन रेडियस रखा, अर्थ का हमारा 6.4 × 10⁻6। तो ये आ गई 9.8। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 9.8 जो है वो किसकी वैल्यू है, इक्वेटर की। क्यों, क्योंकि 9.8 कम है। अब आप बोलोगे ज़्यादा क्या होता है, तो ज़्यादा लेना है जब भी टेंस, तो पोल पे जब भी हम जाते हैं तो हम 10 मीटर/सेकंड लेते हैं एंड जब भी हम इस पे इक्वेटर पे आते हैं तो 9.8 मीटर/सेकंड लेते हैं। तो ये वहाँ यहाँ पे जो डिस्टेंस था ये आपको किसका बताया गया था, इक्वेटर का बताया गया था। सो अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, हर बार 9.8 लेके सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 मीटर/सेकंड लेके सॉल्व करो वैल्यू, ठीक है, जी की गिवन होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको लेना है। अगर नहीं गिवन है तो आपको 9.8 ही लेना है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, इसके बिहाफ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, क्या मोशन है उनका। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। तो जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का, सो यहाँ पे आपको ध्यान से, जो एक्सेलरेशन होता है वो मास पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आप प्लीज़ ऐड कर लेना यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। आपने ऊपर फॉर्मूले में ही देखा कि कोई छोटा एम था, नहीं था, ठीक है, उसके फॉर्मूले में स्मॉल एम नहीं आता, तो वो जो है मास पे कैसे डिपेंड करेगा चीज़ों के। तो इसका मतलब ये कि चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो, अगर आप उसको फ्री फॉल कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप फ्री फॉल, तो वो सारी चीज़ें जो है सेम रेट पे फॉल होंगी। तो याद रखना कि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ओके। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव व्हेन इट इज अपोज द मोशन। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब वो एक्सेलरेशन मोशन के हिसाब से तो वो क्या है, पॉजिटिव। लेकिन एक्सेलरेशन जब नेगेटिव कब होगा, जब वो मोशन को अपोज कर रहा है। कैसे, अभी जैसे क्या है कि आपने समझो यहाँ पे अच्छे से कि आप पहाड़ पे खड़े हो, ओके, एंड यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन की हम इसी बात करें, यहाँ पे आप स्मॉल जी लिख लेना कि हम स्मॉल जी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, कि जो स्मॉल जी होगा वो पॉजिटिव या होगा नेगेटिव होगा। एंड यहाँ जितने फॉर्मूले लिखे ना, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल जी ही है, ठीक है। अब आप एक पहाड़ पे नॉर्मली खड़े हुए हो एंड आप यहाँ से एक पत्थर फेंकते हो एंड आप पत्थर कहाँ फेंक रहे हो, नीचे, ठीक है। एंड जो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, यानी अर्थ जो खींचेगा पत्थर को वो किस तरफ खींचेगा, नीचे। यानी दोनों चीज़ें क्या है, मोशन भी नीचे हो रहा है, मतलब आपने पत्थर फेंका भी नीचे है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे लग रही है। तो यहाँ पे आप जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव लोगे, मतलब जो आप 9.8 लेते हो वो आप पॉजिटिव लोगे। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे, अब आप नीचे खड़े हो, ठीक है, एंड आप पत्थर ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। लेकिन अब अर्थ तो ऐसा नहीं है कि ना कोशिश करेगा कि हाँ पत्थर ऊपर ही जाए, नहीं, अर्थ फुल कोशिश करेगा कि वो पत्थर नहीं, एंड एट द एंड कि वो पत्थर चाहे जितना ऊपर चला जाए आएगा नीचे ही। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो अब यहाँ पे क्या है, मोशन तो ऊपर है, मतलब आपने पत्थर फेंका तो ऊपर है, लेकिन ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आप नेगेटिव लोगे। अब क्या होता है कि क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ध्यान से पढ़ना। ऐसे बोला जाता है कि मान लो कि आपने एक पत्थर फेंका ऊपर, तो जैसे ये बात बोली जाती है ना कि आपने एक पत्थर फेंका या आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर, तो आपको वहीं पे आपको जो आपका स्मॉल जी है वो नेगेटिव लेना है, ओके। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब आपने पढ़ रखे हैं, ये सारे इक्वेशंस, ओके। तो यही 3 इक्वेशन है जिनके हेल्प से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस यहाँ पे ग्रेविटेशन के चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट था कि कब आपको स्मॉल जी यानी ये जो a है ये कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है। मास एंड वेट,
Mass is the quantity of the matter contained in an object. Weight is the force with which the earth attracts an object. Mass का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट कितने, मतलब उसके अंदर कितना मैटर है, सिर्फ ये चीज़. और वेट होता है कि एक तो उसका खुद का मास, ऊपर से अर्थ उसको जो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वो अर्थ अट्रैक्ट करने पे भी कुछ उस पर ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे कुछ मास ऐड ऑन हो जाता है जिसको आप वेट कहने लगते हो. मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, एंड मास आप किसी भी प्लैनेट पे लेते जाओ वो सेम ही रहेगा, यानी वो ऑब्जेक्ट जितना उसके अंदर मैटर है, ठीक है, उतना ही रहेगा उसका मास. वेट जो है वो चेंज कर रहा है. क्यों? क्योंकि अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटी कुछ और है, मून है, मून की ग्रेविटी कुछ और है. एंड वेट की डेफिनेशन में तो आपने पढ़ा ही है कि अर्थ मतलब वेट इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, द मर्क्यूरी अट्रैक्ट, मतलब कोई भी प्लैनेट है कि किस फोर्स से वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. एंड हर एक प्लैनेट की फोर्स अलग अलग होगी. क्यों? क्योंकि हर एक प्लैनेट का मास अलग अलग होता है, ठीक है. तो इसलिए वो जो वेट होता है वो चेंज होता रहता है यूनिवर्स में. अगर आप कहीं भी लेके जाओ, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड मास को हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं, वेट को हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है. मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है. मास इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो जीरो नहीं हो सकता. अगर उसका मास जीरो है तो यानी वो एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे तो उस पर कोई ग्रेविटी कुछ एक्ट नहीं करेगा, तब उसका जो वेट है वो जीरो कहलाएगा. अच्छा, ये हमने ऊपर ही देख लिया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. एंड उसी एक्सेलरेशन की जगह हम इस चैप्टर में हर जगह जी लेके चल रहे हैं, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली है. अब हम यहाँ पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, हम देखेंगे कि मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है. हम यहाँ वेट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मास तो उसका मून पे भी सेम रहेगा, ठीक है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है. मतलब ठीक है, मेरा मास अगर यहाँ 40 किलोग्राम है तो वहाँ भी 40 किलोग्राम रहेगा. लेकिन हम वेट देखेंगे कि वेट कैसे वेरी करता है, अर्थ पे कैसा रहता है, मून पे कैसा रहता है. तो वही अपना नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है. यहाँ फोर्स की जगह हमने वेट ले लिया है. यहाँ पे WM है आपका वेट ऑन द मून, G नॉर्मल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे कैपिटल मास और यहाँ पे जो M लगा है ये मास ऑफ द मून है. देन स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड RM स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द मून. एंड सेम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ली है जहाँ पे WE वेट ऑफ द अर्थ है. एंड बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो. अब यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व कर पाओ आप, उसके लिए यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं जिसमें अर्थ का मास दे रखा है और अर्थ का रेडियस, एंड मून का मास दे रखा है मून का रेडियस. अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो दोनों इक्वेशंस थी इनमें वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है. तो जैसे ही आपने मून का वेट निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ रखी, जी की वैल्यू, मास की वैल्यू, ठीक है, सब कुछ. यहाँ पे बस आपने ये m छोड़ रखा है, ठीक है. बस m की वैल्यू आपको नहीं रखनी क्योंकि वही एक ऑब्जेक्ट है जिसका आप निकाल रहे हो कि मून पे कितना मास होगा, ठीक है. फिर आपने सॉल्व कर लिया, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है. ये मून का वेट है और ये अर्थ का वेट है, ओके. और यहाँ पे m जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई है. अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड. ये वेट ऑन द मून एंड वेट ऑन द अर्थ हमने डिवाइड किया आपस में, ठीक है. दोनों m है वो कैंसिल हो गए थे. अब ये आया वेट ऑन द मून एंड वेट ऑन द अर्थ 1/6 आया. यानी कि अब यहाँ पे ये जो WE है इसको आप इस तरफ लेके जाओगे, ओके, WE. इससे ये पता लगता है कि वेट ऑन द मून जो होगा वो जो भी वेट उस ऑब्जेक्ट का यानी उस मास का, फॉर एग्जांपल एक आदमी है A, उसका वेट अर्थ पे है 26, तो यानी उसका वेट मून पे हो जाएगा. यहाँ पे हम WE हटा दिया क्योंकि हम WE इस तरफ लेके गए हैं, ठीक है. तो उसका वेट मून पे होगा 1/6, उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है 40 से. तो ये जो आंसर आएगा ये उसका होगा वेट ऑन द मून. तो इससे पता लगता है कि मून पे जो होता है, मून पे 1/6 जो है वेट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. सो यहाँ से हमको क्लियर होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ 1/6, जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेट में, मतलब अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर आपका जितना भी वेट है, वैसे आप ये लोग ट्राई करना एंड आप कमेंट डाउन करना कि आपका जितना भी वेट है उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना वेट आपका मून पे रहेगा जाके. अब हम बात करते हैं थ्रस्ट और प्रेशर की. द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट. अब यहाँ पे क्या है, एक सरफेस है, कुछ एरिया है, इस सरफेस पे जितना भी फोर्स एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, ठीक है, ऐसा नहीं इधर से भी उधर से भी, परपेंडिकुलरली, उसको कहते हैं हम थ्रस्ट. इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसका ऐसा यूनिट थ्रस्ट का न्यूटन होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ही आप एक्ट करवा रहे हो, बस क्या है पर्टिकुलर एरिया में. ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर, अब यहाँ पे जस्ट अगर आप ये स्लैश नहीं लगाते हो तो आप माइनस में लोगे ऊपर. प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट को हम बेसिकली फोर्स ही कहते हैं, अभी हमने देखा, तो फोर्स अपॉन एरिया के जैसे ही फॉर्मूला है यहाँ पे.
अब यहाँ पे आपको समझना है कि थ्रस्ट एग्जाम्पल से हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से थ्रस्ट और प्रेशर समझेंगे. फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. दिस फोर्स एक्ट ऑन द स्मॉल एरिया एट द टिप ऑफ द पिन. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको पिन लगानी है तो पिन का जो नीचे वाला जो एरिया होता है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो पिन कुछ इस तरीके से होती है, जिस थंब वाला एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एंड जो पीछे का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा. सो यहाँ पे पिन की जो नेल होती है वो बहुत छोटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जब आप उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स दोगे, ठीक है, एंड एरिया बहुत छोटा है, ठीक है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा एंड वो पिन आपकी बोर्ड पे एकदम पिन हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी एंड आपका जो भी आर्टिकल वगैरह है वो अच्छे से पेस्ट रहेगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर आपको ज़्यादा लगाना है. प्रेशर ज़्यादा लगाने के लिए आपको एरिया बहुत कम करना पड़ेगा. ओके. स्टैंडिंग ऑन अ लूज सैंड, जो आप खड़े हो, अगर आप एक लूज सैंड है तो वहाँ अगर आप उस पर खड़े हो तो आपका पैर फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, समझ लो. वेट ऑफ आवर बॉडी इज एक्टिंग ऑन अ एरिया इक्वल टू द, और हमारी पूरी बॉडी जो हमारे पैर का जितना एरिया है, मतलब हमारे जो फुट का जितना एरिया है उतने ही एरिया पे पूरी की पूरी बॉडी खड़ी है एंड वो एरिया बहुत ज़्यादा कम है when while lying down the same. और इसी वजह से हमारे बॉडी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, एरिया कम होता है, इसीलिए आप देखोगे उसमें जो है गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं रेत पे. while lying down the same force act on an area equal to the contact area of the whole body is the larger than. लेकिन जब आप बैठ जाते हो तो बैठने पे क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जो प्रेशर है वो बहुत कम लगता है, तो इतना ज़्यादा जो आप नहीं देखोगे कि बहुत बड़ा गड्ढा बन गया हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. द थ्रस्ट, सो आई होप समझ आ गया होगा कि एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा. द थ्रस्ट इज द सेम थ्रस्ट भी वैसे ही एक्ट करता है बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट, बट उसके इफेक्ट्स आपको अलग दिखेंगे. देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स एंड इट इफेक्ट्स ऑन द सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो थ्रस्ट का इफेक्ट होता है यानी जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, ठीक है. अगर मैं खड़ी थी, जब मैं सैंड पे खड़ी थी तो जो मेरा फुट है वो बहुत छोटा सा एरिया कवर कर रहा था, इसी वजह से जो सैंड है मेरे उस पर पैर के निशान बन जा रहे थे क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ठीक है. क्यों प्रेशर क्यों ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि जो एरिया था वो कम था. यही यहाँ पे कंक्लूजन है कि जो फोर्स रहता है वो एरिया पे डिपेंड करता है. इसीलिए जो इफेक्ट था सैंड का जब हम खड़े थे तो ज़्यादा था, देन वाइल लाइंग जब हम लेटेंगे तब, या ठीक है, या बैठेंगे तब कम रहेगा. सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट अ लार्जर प्रेशर. और वही हमने बताया कि अगर वो फोर्स एकदम छोटे से एरिया पे एक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है एंड स्मॉल प्रेशर ऑन द लार्जर. लेकिन एरिया बहुत बड़ा रहा तो प्रेशर बहुत कम. दिस इज द रीजन वाई नेल हैज़ अ पॉइंटेड, इसीलिए तो नेल की पॉइंटेड टिप होती है. नाइफ्स एकदम शार्प एजेस होते हैं ताकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो सके. बिल्डिंग्स हैव द वाइड फाउंडेशंस, जब बिल्डिंग की बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशंस होती हैं, ठीक है, ताकि उस पर प्रेशर कम लगे. बायोएंसी, वरना अगर प्रेशर ज़्यादा लगे तो बिल्डिंग टूट जाएगी. बायोएंसी क्या होते हैं, व्हेन द बॉटल इज इमर्स द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज ग्रेटर देन इट्स वेट. मतलब आप नहीं देखते हो लेकिन हर जगह, मतलब अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक बॉटल को एक पानी में डालते हो तो बॉटल तैरती हुई ऊपर आ जाती है, हवा में तो आ नहीं जाती होगी, ठीक है. जो पानी है वो भी कुछ ना कुछ ऊपर धक्का लगा रहा होगा, ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है. तो वो जो अपवर्ड फोर्स है वो बॉटल की वेट से ज़्यादा होता है, वो फोर्स ज़्यादा होता है बॉटल की वेट से. वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है बायंट फोर्स, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल. जो बॉटल की वेट से ज़्यादा फोर्स लगा ले बॉटल को ही, ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स. इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायंस व्हेन दे आर इमर्स्ड इन द फ्लूइड. बल्कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में डालते हो ना, तो वो या तो तैरेगा या तो डूबेगा, ठीक है, या तो पानी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, तो या तो वो ऑब्जेक्ट डूबेगा. जब आप बहुत भारी ऑब्जेक्ट मतलब लोहे का पत्थर डाल दोगे, ठीक है, तो पानी ऑब्वियस ही बात है उतना फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगा, तो वो पत्थर डूब जाएगा. लेकिन अगर आप कोई हल्की ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो पानी ऑब्वियस ही बात है उससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उससे ज़्यादा बायंट फोर्स, उससे ज़्यादा आप थ्रस्ट लगा पाएगा. ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, तो हर ऑब्जेक्ट अगर आप लिक्विड में इमर्स कर रहे हो तो उसको बायोएंसी मिलेगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. एंड ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये जो है डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी पे काम करता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट फ्लूइड की डिफरेंट डेंसिटी होती है. वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. क्यों ऑब्जेक्ट्स डूब जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द आयरन नेल पुल इट्स डाउनवर्ड. जो ग्रेविटेशनल फोर्स आयरन नेल पे लगती है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई आयरन की चीज़ डालोगे तो वो नीचे चली जाएगी. देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल विच पुशेस इट अपवर्ड. तो वाटर पे क्या लगता है, वाटर के पास एक अपना अपथ्रस्ट है जो कि वो नेल पे लगाता है और उसको पुश करता है ऊपर,
ठीक है। बट डाउनवर्ड फोर्स जो नेल पे एक्ट कर रही है वो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा, मतलब ये आयरन नेल थी, अभी इसको मान लो यहाँ पे। अब वाटर क्या है, पूरी हिम्मत से अपना बाइंड फोर्स लगा रहा है ऊपर, लेकिन जो नेल है वो भी मदद से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कौन, जो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा वही यहाँ पे रूल करेगा। तो ये वाला जो अपथ्रस्ट है वो हार जाती है, एंड जो डाउनवर्ड फोर्स जो नेल एक्ट कर रहा है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिंक कर जाती है। बस यही खेल है, जो जीत गया वही यहाँ पे रूल करेगा। द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो आयरन नेल की डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी वाटर से, इसलिए उसका डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा था। दिस मीन दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द आयरन नेल, फिर वही चीज़ घुमा के उसी चीज़ को लिख दिया है कि इसका मतलब क्या ये है कि अपथ्रस्ट जो है वाटर का वो कम है, हाँ कम है, उसका डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है और अपथ्रस्ट कम है, इसलिए डूब गई। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, अब डेंसिटी क्या होती है, आप सोचोगे इतनी देर से डेंसिटी तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में इतना मास, ठीक है, उसी को डेंसिटी कहते हैं। हर फ्लूइड की डिफरेंट होती है, हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट होती है। डेंसिटी ऑफ द कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे जो है ऊपर क्या था कि जो आयरन नेल की डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था वो ज़्यादा था, एंड जो अपथ्रस्ट लग रहा था वो कम था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉर्क की डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा होगा एंड जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कम होगा। तो बस इतना याद रखना, जिसकी डेंसिटी के हिसाब से याद रखना। अगर डेंसिटी कम है तो जो डाउनवर्ड फोर्स रहती है वो भी कम हो जाती है, उसका जस्ट उल्टा अपथ्रस्ट हो जाता है। ओके, सो इसीलिए जो कॉर्क है वो हमारा फ्लोट करने लगता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, वो डाउनवर्ड फोर्स कम लगा पाता है, एंड वाटर उस पर अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा। अपथ्रस्ट और कुछ नहीं है, अपथ्रस्ट फोर्स ही है जो लिक्विड लगा रहा है। बस वाटर क्या है, पानी की कैटेगरी में आ जाता है, लिक्विड की कैटेगरी में आ जाता है, एंड वो जो फोर्स लगाता है वाटर, उसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं और कुछ भी नहीं। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। तो ये बात आपको याद रखनी कि जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड से, जिस भी लिक्विड में आप उसको तैराना चाहते हो, डुबाना चाहते हो, अगर उसकी डेंसिटी कम हो गई तो वो ऑब्जेक्ट कंपल्सरी वो फ्लोट ही करेगा। द ऑब्जेक्ट ऑन द डेंसिटी, अगर वो ग्रेटर है तो वो सिंक करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड से ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत मतलब नॉर्मली पेपरों में आ ही जाता है कि बताओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बताओ ही। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब मान लो कि आपने पूरा ऊपर तक पानी भर दिया, यहाँ पर नहीं भरा हुआ, लेकिन आप मान लो कि पूरा ऊपर तक पानी भरा है। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट आप ऐसे ज़बरदस्ती अपने हाथ बॉल, आप एक बॉल ली और आप उसको ज़बरदस्ती डुबाने की कोशिश कर रहे हो उस बॉल को। हालांकि वो बॉल का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, तो वो फ्लोट करने लगेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो। अब कोशिश करते करते क्या होगा, अगर आप कोशिश नहीं भी करोगे, अगर आप उस बॉल को ऐसे ही छोड़ दोगे और आपने पानी ऊपर तक भर रखा है, तो आप हमेशा देखोगे कि कुछ हिस्से का पानी जो है बाहर निकल के गिर जाएगा, या आपने ऊपर तक भी नहीं भर रखा है। मान लो कि यहाँ पे ऐसे है एंड आपने इधर तक भर रखा है एंड आपने यहाँ पे डिप की बॉल। जैसे ही आपने बॉल डिप की तो आपने देखा इधर से पानी इधर तक आ गया है। ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि ये जितनी जगह बॉल ने ले ली ना, इतनी जगह पहले पानी था। अब ये जो पानी है ये जस्ट ऊपर थोड़ा लेवल राइज हो गया है, और यही चीज़ आप ऊपर पूरा फिल करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर को ऐसे ऊपर उठने की कोशिश जगह नहीं मिलेगी, तो वो गिर जाएगा पानी। और वो पानी कितना गिरेगा? उतना ही पानी गिरेगा जितनी शेप की जो बॉल आपने दी है, उस बॉल का जितना मास होगा ना, उसने मतलब मास तो ठीक है, बट उसने जितना एरिया कवर किया होगा उतना ही एरिया जो है वो उतना ही इक्वल वॉल्यूम पानी आपका नीचे गिर जाएगा। सो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखना है बस। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन द डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन वगैरह, शिप्स वगैरह डिजाइन करने में बहुत काम आता है कि शिप्स वगैरह डूबे ना। Lactometers, which are used to determine the purity of the sample of the milk, and hydrometers used for the determining the density of the liquid are based on this principle. तो जो lactometers होते हैं ये जो आपका मिल्क के सैम्पल्स होते हैं, इनकी प्योरिटी जांच करने में बहुत काम आते हैं। हाइड्रोमीटर्स लिक्विड्स वगैरह की डेंसिटी, एंड ये एट द एंड आपको एप्लीकेशंस में आप याद करो कि ये कैसे रिलेट हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाय एंड फोर्स से। बट हाँ, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करने के बाद ही आप एक इतनी बड़ी शिप डिज़ाइन करते हो एंड आप उसको ओशन शिप्स वगैरह पे लेके जाते हो। ठीक है, इसी वजह से वो फ्लोट करती हैं इतनी हैवी होने के बाद भी। ओके, सो आई होप आपको इस चैप्टर के लिए इतना ही, एंड आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको ये नोट्स हमने छांट के बनाया, मतलब चैप्टर में से। चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड सारी चीज़ें कवर की गई हैं A to Z, एंड हर चीज़ एक्सप्लेन भी की गई है अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप पक्का पीछे करके देखना, एंड इसके जितने न्यूमेरिकल्स भी हैं अगर आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट डाउन कर सकते हो, या कोई डाउट हो आपका वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।